नमस्कार। देश की बात में हाजिर है। पहले बात नीट पर घमासान की। आज विपक्ष ने इस मसले को सड़कों पर उतरकर सरकार पर जमकर प्रहार किए। कल ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए भरोसा जताया था कि एक जांच कमेटी बनाई जा रही है, छात्रों की मेहनत का ख्याल रखा जाएगा। लेकिन इस मामले में छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ के आरोप विपक्ष लगा रहा है। बिहार में आरोप प्रत्यारोप का दौर तीव्र होता जा रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि सारी जांच एजेंसियां सरकार की हैं, वो जो पीएस प्रीतम हैं उनको बुलाकर पूछताछ क्यों नहीं कर लेते। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि नीतीश सरकार इस घोटाले के लिए असली मास्टरमाइंड को बचाने की कोशिश कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि जहां भी बीजेपी शासित राज्य बिहार, हरियाणा या गुजरात, इन तीनों जगह पेपर लीक हुआ है, पूरा इंडिया गठबंधन इस मुद्दे पर एक साथ है। हम चाहते हैं कि जो नीट का पेपर लीक हुआ है उसे रद्द किया जाए। दूसरी ओर कांग्रेस ने भी आज कई राज्यों में नीट में धांधली के आरोपों को लेकर प्रदर्शन किया। कई जगह पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई। राज्य में सरकार उनकी, केंद्र में सरकार उनकी, जांच एजेंसियां उनकी। हम ही कहते हैं मुख्यमंत्री जी को बुला ले मेरे साइड को, अरे चाहे पीए हो, पीएस हो, कोई हो, बुला करके पूछताछ कर ले कोई अगर बात है तो। ये लोग जो किंगपिंग जो है पेपर लीक के, उन लोगों से इशू को डाइवर्ट करना चाहते हैं। जो अमित आनंद है, जो आपका नीतीश कुमार है, ये कौन लोग हैं? इनको क्यों बचाना चाहते हैं ये लोग? क्यों ये लोग जो है डाइवर्ट कर रहे हैं इशू को? जहाँ भी बीजेपी शासित राज्य हैं, चाहे बिहार हो, गुजरात हो या हरियाणा हो, इन तीनों जगह जो है पेपर लीक हुआ है। तो हम लोग ही नहीं बल्कि पूरा इंडिया अलायंस जो है इस मुद्दे पर एक साथ है। और हम लोग चाहते हैं कि जो नीट का पेपर जो लीक हुआ है इसको रद्द किया जाए अविलंब। तो आइए सीधे चलते हैं मनीष कुमार के पास, जो उस पूरे मामले पर गहरी नजर रखते हैं। मनीष, ये जो पूरा इतना सियासी पारा चढ़ गया है, ये जो मामला इतना तूल पकड़ रहा है, कांग्रेस देश भर में कर रही है, यहाँ पर बिहार में जो इसकी एक तरह से नींव जड़ मानी जा रही है, क्या असर देख रहे हैं? राजनीति किस तरह से आगे बढ़ रही है? देखिए, बिहार में कमोबेश हर पार्टी यही चाहती है, क्योंकि इसमें जो आंदोलनरत हैं, जो छात्र हैं या उनके अभिभावक हैं, वो मध्यम वर्ग के लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं। और हर पार्टी को ये लगता है कि अगर उसने उनको समर्थन नहीं दिया तो चुनाव में उनको इसका काफी ज्यादा खामियाजा उठाना पड़ेगा। इसलिए हर दल इसको अपना समर्थन दे रहे हैं। कुछ लोग जो हैं, जैसे आरजेडी या लेफ्ट पार्टियां हैं, वो आंदोलन जो रत लोग हैं, वो चाहे छात्र हो या उनके अभिभावक हो, उनके साथ वो खड़े हैं। लेकिन बीजेपी और जेडीयू भी चाहती है कि चूंकि ये मामला इतना ज्यादा तूल पकड़ रहा है, इसलिए ये जो नीट की परीक्षा है, इस आधार पर कि इसका प्रश्न पत्र लीक हुआ था, इसलिए इसे रद्द किया जाए। लेकिन आप भी जानते हैं निधि कि ये सब कुछ निर्भर करता है कि आने वाले दिनों में जांच के दौरान आखिर जो बिहार की ईओयू है वो और कौन सा साक्ष्य ऐसा जुटाती है। और आखिरकार सबको ये लग रहा है कि चूंकि ये मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला होगा उसी के आधार पर जो है वो अपनी अगली रणनीति बनाएंगे। निधि, बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मनीष। आइए तो आगे बढ़ते हैं। सीधे सुनाते हैं आपको कि नीट विवाद को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता आज कई राज्यों में सड़कों पर उतरे। दिल्ली से लेकर लखनऊ और जयपुर से लेकर मुंबई तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और धांधली के आरोपों को लेकर सवाल उठाए। हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ता पुलिस की बैरिकेडिंग पार करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे और इस दौरान पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की धक्का मुक्की भी हुई है। कई जगहों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। कांग्रेस नेता अजय राय ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी छात्रों के साथ खड़ी है, हम उनके अधिकारों की लड़ाई सड़कों पर लड़ेंगे और उन्हें न्याय दिलाएंगे। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि जिस तरह से परीक्षाओं में घोटाले हुए, उसे लेकर छात्रों में बहुत नाराजगी है। उनके मुताबिक घोटाले के 3 बड़े मुख्य केंद्र उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात है और तीनों जगह बीजेपी की सरकारें हैं।
आपने यूजीसी नेट का एग्जाम 18 को हुआ, 19 को कह दिया शक के आधार पर हम इसे दोबारा कराएंगे। शक नहीं है धर्मेंद्र प्रधान जी, आपके पास सबूत है, पेपर लीक हुआ है, इसलिए आपने तुरंत 18 का पेपर 19 को रद्द करके दोबारा कराने की मांग कर ली। लेकिन आप उस मछली को बचा नहीं सकते, जिसकी वजह से आपको ये भी पेपर रद्द करना पड़ा। नीट के 30 लाख छात्र मांग कर रहे हैं कि हमारा पेपर दोबारा कराया जाए। ग्रेस मार्क्स दिए जा रहे हैं, एक ही सेंटर पे बैठे हुए सारे छात्रों को ग्रेस मार्क देकर 720 में से 720 दे दिए गए। और मेडिकल की सरकारी जो सीटें हैं वो उन्हें मिल रही हैं, जिसपे अधिकार किसका है? गरीब मजदूर और किसान ने अपनी मेहनत की कमाई से बच्चे को पढ़ाया लिखाया कि किसान का बेटा, मजदूर का बेटा और बेटी डॉक्टर बनेंगे, लेकिन सपनों पे पानी फेरा जा रहा है। पूरी तरीके से तानाशाही है, जो अत्याचार अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ हमारे के कार्यकर्ता सड़क पर हैं। हम लोगों ने पूरी तरीके से पूरी ताकत के साथ इसको प्रोटेस्ट किया और योगी मोदी की पुलिस हमें गिरफ्तार कर लिया। पूरी तरीके से तानाशाही हो गई है, अपनी बात कहने का भी हमें मौका नहीं दे रहे। और आइए सीधे चलते हैं अपने सहयोगी तनिष्क पंजाबी के पास। तनिष्क, हमने देखा कांग्रेस ने जिस तरह से विरोध प्रदर्शन किया, यूपी में भी हुआ है, जो अपने उनके मुख्यालय हैं कांग्रेस के हेडक्वार्टर्स में ये हुआ है। किस तरह से राजनीति वहां पर, इस पर राजनीति हो रही है या वाकई में जो छात्रों में इतना गुस्सा है उसको जो विपक्ष है सामने रख रहा है? The person you are speaking with. तो हम देख सकते हैं जिस तरह से कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुआ है। आज कांग्रेस ने पहले से ऐलान किया था कि वो अब देश भर में विरोध प्रदर्शन करेगी। नीट में जो पेपर लीक हुआ है, जो धांधलियां इसमें सामने आई हैं, कल ही हमने देखा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम सवालों का जवाब देने की कोशिश की, लेकिन जो एक असमंजस की स्थिति छात्रों के लिए बन गई है वो अपने आप में सवाल बने हुए हैं। तनिष्क हमारे साथ है। तो तनिष्क, आज कांग्रेस ने इसे जोर शोर से उठाया है यूपी में भी मसले को। जी जरूर, मैं आपको बता दूं काफी जिलों में प्रदर्शन हुआ है उत्तर प्रदेश के, सिर्फ लखनऊ में नहीं, हालांकि लखनऊ में बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ था, लगभग घंटे सवा घंटे प्रदर्शन चला था उत्तर प्रदेश कांग्रेस यूनिट का, जिसके अंदर उत्तर प्रदेश कांग्रेस यूनिट के सारे नेता मौजूद थे और उसके साथ साथ खुद यूपी कांग्रेस प्रेसिडेंट अजय राय भी मौजूद थे। तो उन्होंने लगभग 11:30 बजे के आसपास प्रदर्शन शुरू किया था और एक मार्च निकाली थी। हैवी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट थी उस तरफ और हैवी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट थी, तो लगभग 500 मीटर वो मार्च चली थी। उसके बाद जो है कांग्रेस वर्कर्स को डिटेन कर दिया गया था और उनकी डिमांड सबसे ज्यादा यही थी कि नीट का री एग्जामिनेशन हो। वो लोग सरकार को निशाना बनाते रहे। उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान को भी बोला, कांग्रेस के कार्यकर्ता बोल रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान को भी इस्तीफा देना चाहिए, ये कांग्रेस कार्यकर्ता की मांग थी। और साथ ही साथ उनकी एक बहुत बड़ी मांग थी कि नीट का जो है री एग्जामिनेशन हो। मैं आपको बता दूं जैसे कि हाल फिलहाल में कुछ समय पहले जो है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के का एग्जाम भी लीक हुआ था। तो उत्तर प्रदेश में ये जो मुद्दा है वो बहुत बड़ा मुद्दा है। लगभग 40 लाख उत्तर प्रदेश के युवाओं ने उसका एग्जाम दिया था, तो वो सारी बातें भी थी उसके अंदर। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश को लेकर ये काफी बड़ा मुद्दा है और कांग्रेस ने इसको जोर शोर से उठाया। लगभग 1 घंटे के आसपास चला और सिर्फ लखनऊ नहीं, कई और जिलों में, गोरखपुर हो गया, अलग अलग जिलों में जो है यहाँ कांग्रेस के लोकल यूनिट ने, वहाँ के उनके जिला यूनिट ने प्रदर्शन किया था। जी ठीक है, धन्यवाद आपका तनिष्क इस जानकारी के लिए। तो ये एक ऐसा मसला है जो हमारे छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ है और बड़ी संख्या में छात्र जिस तरह से पेपर लीक के मामले सामने आए इससे आहत हैं। तो अब आपके लिए एक सवाल है जिस पर आप अपनी राय हमें QR कोड को स्कैन करके भेज सकते हैं। तो सवाल है, क्या NET नेट की तरह नीट की परीक्षा भी रद्द होनी चाहिए? आपको बता दें कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बुधवार को UGC नेट की परीक्षा रद्द करने का ऐलान किया। वहीं नीट परीक्षा में हुई धांधली के मद्देनज़र सवाल यही है, क्या नीट को भी रद्द नहीं किया जाना चाहिए? तो बस स्कैन करिए और भेजिए अपने जवाब।
और एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। जिस तरह से 7 सालों में करीब 70 पेपर लीक हुए हैं 15 राज्यों में, तो इससे जो हमारा युवा है वो परेशान ज़रूर होगा। उसी को समझने की कोशिश करेंगे कि आगे कैसे बढ़ें, एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो पेपर लीक की खबरों के बीच एक अहम सवाल। आज हम कहते हैं कि हमारा एक युवा देश है जिसे युवा शक्ति के तौर पर बार बार दोहराया जाता रहा है, लेकिन क्या हम अपने छात्रों का भविष्य सहेज पा रहे हैं? क्या हम मिडिल क्लास के बच्चे के सपने को साकार करने के लिए एक मजबूत इम्तिहान प्रणाली दे पा रहे हैं? पिछले 7 सालों में करीब 70 पेपर लीक के मामले 15 राज्यों में सामने आए, जिनका असर करीब 1 करोड़ 70 लाख बच्चों पर पड़ा। पहली बार सेंट्रली कंडक्टेड पब्लिक एग्जामिनेशन यूजीसी नेट के परीक्षा को रद्द करना पड़ा, क्योंकि लगा कि परीक्षा की साख से छेड़छाड़ हुई है। नीट पर हंगामा चल ही रहा है, जिसमें 24 लाख बच्चे कठिन परिश्रम के बाद तपती गर्मी में बैठते हैं और देश के डॉक्टर बनते हैं, लेकिन उसमें पेपर लीक और लचर व्यवस्था, धांधली सामने आती है। सरकार ने यूपीएससी, एसएससी इत्यादि और प्रवेश परीक्षा जैसे नीट, जेईई और सीयूईटी में पेपर लीक, भ्रष्टाचार पर लगाम के लिए एक एक्ट लाए, द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024। ये फरवरी में आया इसी साल, लेकिन क्या वो कारगर है? कुछ उदाहरण अगर आपको दें पेपर लीक के, 17 से 18 फरवरी 2024 में यूपी में पुलिस सिपाही परीक्षा में पेपर लीक होता है। मार्च 2023 में सहायक इंजीनियर भर्ती परीक्षा तेलंगाना में। मार्च 2023 असम बोर्ड की हाई स्कूल की परीक्षा। मार्च 2023 असम सेकेंडरी शिक्षा बोर्ड हाई स्कूल की परीक्षा। मई 2022 में बीपीएससी प्रीलिम्स बिहार। दिसंबर 2022 में दूसरे ग्रेड के शिक्षकों की भर्ती राजस्थान। जून 2021 में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा राजस्थान। सितंबर 2021 में नीट की जयपुर परीक्षा। बहरहाल ये फहरिस्त बहुत लंबी है और ये हम आपको बाद में दिखाएंगे, लेकिन इस पर बात करने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान इस समय हैं। मिताली निकोरे मुख्य अर्थशास्त्री हैं निकोरे एसोसिएट्स की, और प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा हमारे साथ हैं, अर्थशास्त्री हमारे साथ हैं। मिताली, अगर मैं पहले आपसे शुरुआत करूं, छात्रों के लिए हालांकि हम देखते हैं शिक्षा मंत्री ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन मानसिक तौर पर बहुत दबाव, बहुत प्रेशर, बहुत असमंजस होगा। कैसे अपने इस युवा देश के लिए हम आगे कुछ करते हुए दिख सकते हैं ठोस? जी जी बिल्कुल निधि, थैंक यू सो मच मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए इस टॉपिक पर। और हमारी जो संस्था है निकोर एसोसिएट्स, हम लोग बहुत सारे युवा लोगों के साथ काम करते हैं, पर्टिकुलरली यंग विमेन के साथ हम बहुत काम करते हैं। और जो प्रेशर आज के यंग लोगों के ऊपर आ रहा है, चाहे वो परीक्षा का प्रेशर हो, उसके बाद जॉब लेने का प्रेशर हो, जॉब के बाद मतलब उसकी सैलरी कितनी आएगी, ये पूरा प्रेशर बहुत ही हम लोग मतलब मैं फर्स्ट हैंड देख रही हूँ अपने एम्प्लॉयज के साथ, अपने टीम के साथ और उनके फ्रेंड्स के साथ, कि मतलब क्या उनको प्रेशर आ रहा है और स्ट्रेस आ रहा है, और इससे जो मानसिक दबाव है, जो मेंटल प्रेशर है, वो भी बहुत हाई है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आजकल हमारे देश में ये जो हमारे पास ये क्यों हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत सालों से, बहुत डेकेड से इन्वेस्टमेंट जो है हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, वहां पे और टीचर्स लाने के लिए, वो इन्वेस्टमेंट एक स्लोअर पेस पे चल रहा है जितना हमें चाहिए, और इसीलिए उनको सीटें नहीं मिल पा रही हैं और उनको ऐसे एग्जाम्स में compete करना पड़ता है। बिल्कुल, हमारे साथ प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा हैं। सर, आप कैसे देख रहे हैं जो परिस्थितियां बनी है हमारे युवाओं के लिए इस समय, खास तौर से मिडिल क्लास के जो बच्चे आते हैं उनका भरोसा परीक्षाओं पर ही होता है, और ये तमाम परीक्षाएं, ये अगर नीट की बात ना करें, उनमें जो लीक ये हो रहा है ये चिंताजनक है। जाहिर है निधि, बहुत ही चिंताजनक है। और इस स्थिति में
करीब करीब सारे राज्यों में, और अब तो ये समस्या केंद्र स्तर पे पहुंच गई है। और मुझे बड़ी खुशी हुई मिताली निकोरे को सुन करके कि उन्होंने असली समस्या को समझा, पहचाना कि बच्चों की आकांक्षाएं बढ़ रही हैं, बच्चे पढ़े लिखे अधिक जा रहे हैं, परंतु दिक्कत यह है कि संस्थानों में की संख्या, अच्छे संस्थानों की, उच्चतम स्तर के जो संस्थान हैं उनकी संख्या और उनमें इनटेक नहीं बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ये हबड़ तबड़ में ताबड़तोड़ बच्चे इम्तहानों में तैयारी करते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में घुस जाने की किसी तरीके से, और न जाने कितना पैसे का लेन देन हो रहा है। हमको ये पता चल गया है नीट के जरिए कि नीट में तो 32 लाख दिए गए एक लड़के ने, और इस तरीके की धांधली और बच्चों ने की है। वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि 67 बच्चे टॉप कर जाएं, 100% आ जाए। और यही नहीं, जिसने एक ने 32 लाख में खरीदा, उसने 40 लाख में और बेच दिया आगे पेपर। अब आप सोचिए कि ये कैसा धंधा ऊपर तक जा रहा है, ऊपर तक जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसमें अगर आश्रय और प्रश्रय ऊपर से नहीं है निधि, तो ये इतना बार बार साल दर साल और राज्य दर, अब आपको मैं याद दिला दूं व्यापम की क्या स्थिति, लोग मारे गए और आज तक कोई पकड़ा नहीं गया, कोई अंदर नहीं है। तो मतलब व्यापम जो मध्य प्रदेश में सालों साल चला, वो अब देश भर में देशव्यापी हो गया है। ये बहुत देश के बच्चों के संग इतनी नाइंसाफी मैंने अपने 45 साल के एकेडमिक जीवन में कभी इस प्रकार की नाइंसाफी नहीं देखी। और इतनी धांधली, इसमें कोई दो राय नहीं है कि धांधली ही चल रही है, वरना इस प्रकार से इसमें इतनी व्यापकता कैसे आ जाती। जी बिल्कुल। तो सर, क्या बदलाव क्या आपने देखा, जो आप ये कह रहे हैं, ये इस तरह से इतना बदलाव जो हुआ है लीक का, एक तरह से कहा जा रहा है पेपर माफिया है जो चलता है, और आपने कहा कि किस तरह से एक छात्र ने लिया आगे बेच दिया, और एक हम देख रहे थे हरियाणा में किस तरह से नीट के इम्तिहानों में 720 जो पूरे नंबर हैं, 67 बच्चों को इतने तमाम नंबर मिल गए। तो जो ये हो रहा है अपने आप में, जो और छात्र हैं जो मेहनत करके आते हैं, उनके जहन में तो सवाल उठ ही रहा है, तो ये कैसे इतना बढ़ रहा है, लगाम क्यों नहीं लग पा रही है? देखिए, लगाम तो उसी हालात में लगेगी, उसी स्थिति में लगेगी जब उच्चतम स्तर पे इसके बारे में एक्शन लिया जाए। जब कार्यवाही उच्चतम स्तर पे नहीं होगी, मतलब अब एनटीए आपने बना दिया 2016 में, इससे पहले तो कभी एनटीए नहीं हुआ था, यूजीसी हुआ करता था। यूजीसी सिर्फ जब इम्तिहान नीट कह रहा हूँ, क्या नाम है, जेआरएफ का करता था, नेट का करता था, तब इस प्रकार की धांधली भयंकर रूप से नहीं होती। मतलब ये हर तरीके से निजी संस्थाओं को, निजी इकाइयों को, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को ये काम दिया जा रहा है इम्तिहान कराने का, और उसमें फिर नीचे से ऊपर तक पैसे का आह्वान, मतलब लेन देन होता है। इसका कोई इलाज नहीं है मैम। निधि, आप खुद ही सोचिए कि इसका इलाज क्या हो सकता है अगर उच्चतम स्तर पर क्रिमिनल एक्शन नहीं लिया जाए। और ये क्रिमिनल निग्लेक्ट है, और क्रिमिनल मतलब there's all kinds of crimes involved. I'm sure there are a whole series of laws which are being violated, मगर कोई जैसे रिकॉग्निशन ही नहीं। बहुत दुखदाई स्थिति है, बिल्कुल बहुत दुखदाई स्थिति है। लेकिन बच्चों का मनोबल हमें बनाए रखना है। मिताली, आपसे ऐसे में जो कई हम देख रहे हैं 7 सालों से इस तरह से ये पेपर लीक की बातें सामने आ रही हैं, अगर छात्र आते हैं उनको किस तरह से हम आगे उनका मनोबल बढ़ा सकते हैं, उनका विश्वास बना रहे।
हालांकि शिक्षा मंत्री ने, हमने देखा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि बच्चों के परिश्रम को नकारा नहीं जाएगा, उस पर तवज्जो दी जाएगी, एक जांच टीम बनेगी। हालांकि कोई टाइमलाइन उसके लिए नहीं आई है, लेकिन ऐसे में आगे बढ़ते रहने की जो सीख है उससे कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है? जी जी बिल्कुल निधि, आई थिंक अब हमें, जैसे हम आगे आगे जा रहे हैं, हमें अपने पास्ट से सीखना है और आगे की एक डायरेक्शन चार्ट करनी है। उसके लिए मेरे हिसाब से 3 जगहें हैं जहां पे हमें बहुत काम करने की जरूरत है। और मैं इस बात से बहुत खुश हूं कि गवर्नमेंट जो है एटलीस्ट नेशनल लेवल पे वो भी काफी कमिटेड है इन तीनों एरियाज पे काम करने के लिए। नंबर 1 है स्किल ट्रेनिंग। अगर हम कौशल विकास योजना देखें तो वो भी एक हमारी योजना चल रही है, लेकिन उसके साथ में हमें लॉन्ग टर्म स्किलिंग, जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हमारे हैं, उसमें और इन्वेस्टमेंट करके और प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन को लाके हमें एक लॉन्ग टर्म स्किलिंग स्ट्रैटेजी के बारे में सोचना है। और हमें उन एरियाज में अपने बच्चों को स्किल करना है जहाँ पे जॉब क्रिएशन हो रहा है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो, चाहे वो लॉजिस्टिक्स सेक्टर में हो, चाहे जिस भी सेक्टर में हो, हमें वहां पे स्किलिंग को और जोर देना है। दूसरा एरिया जिसमें बहुत काम करने की जरूरत है और जिसमें काम हो भी रहा है, और मैं भी मिनिस्ट्री के साथ काफी इन्वॉल्व हूँ इस एरिया में, वो है फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को बढ़ाना, यानी कि और औरतों को जॉब मार्केट में लेकर आना। और उसके लिए बहुत सारे बैरियर्स हैं हमारी सोसाइटी में, जैसे कि केयर वर्क हो गया, जैसे घर का काम एक्सेट्रा, उन सबको डील करने की बहुत जरूरत है। और उसमें भी हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं कि केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए और प्राइवेट सेक्टर को भी उसमें आगे आना चाहिए। और सबसे तीसरी बात है कि हमारे जो कॉर्पोरेट सेक्टर और नॉलेज इकोनॉमी, जो कि बहुत फास्ट ग्रोइंग सेक्टर है, और सर्विसेज सेक्टर में आईटी सेक्टर हो गया, फाइनेंस सेक्टर हो गया, इन सब सेक्टर्स में जॉब क्रिएशन हो रहा है, लेकिन एक मैसिव स्किल गैप भी निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे भी हमें ये बहुत जरूरी है कि जो हमारे कॉर्पोरेट्स हैं वो आगे आए और वो हमारे यूथ को और स्किल करें और सपोर्ट करें, और उनके लिए पोस्ट एजुकेशन ब्रिज प्रोग्राम्स लॉन्च करें ताकि उनकी एम्प्लॉयबिलिटी और इम्प्रूव हो। तो ये तीनों एरियाज पे अगर हम और ज्यादा काम करें तो जॉब क्रिएशन बढ़ सकता है। बिल्कुल, ये जॉब क्रिएशन जो आपने बताया बहुत महत्वपूर्ण है। सर, संतोष सर, जो मिताली बात कह रही है बहुत अहम है। जिस तरह से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, हमारे युवा हैं, उनको एक रोज़गार चाहिए, रोज़गार की एक बहुत बड़ी समस्या है। तभी इन इम्तिहान पर हमारे इतनी बड़ी संख्या में बच्चे निर्भर हैं। जो एक लेख का जो मैं डेटा बता रही थी, किस तरह से 1,70,00,000 बच्चों ने ये इम्तिहान दिए, जो 70 करीब पेपर लीक हुए हैं, क्योंकि अपने भविष्य को वो मजबूत करना चाहते हैं। क्या इन एग्ज़ाम से आगे भी राह अब निकालनी पड़ेगी? मिताली का अपना एक वर्जन है जो वो बता रही हैं। ये तो हमारी जिम्मेवारी है कि जो भी इम्तिहान हो उनको ठीक से करना है, लेकिन आगे की राह। जी सर। जी देखिए, मिताली की बात अपनी जगह सही है। मैं उनकी इस राय से सहमत हूं कि हमें वोकेशनल एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग में स्थान बढ़ाने की आवश्यकता है। हमारे प्राइवेट सेक्टर को इसमें और निवेश करने की आवश्यकता है। वहां तक वो बात सही है, मगर आप ये अगर सोचें सिर्फ वो करने से बच्चे ये इम्तिहान देना छोड़ देंगे। भाई, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप ये तो चलिए एक तरफ कह सकते हैं, हाँ भाई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन फ्रीज हो गए। बिल्कुल मिताली, आप सुन रही हैं जिस तरह से सर कह रहे थे? जी जुड़ गए। जी सर। जी तो मैं बस सिर्फ इतनी गुजारिश कर रहा हूं निधि कि देखिए, ये जो धांधली चल रही है और ये जो टेस्ट हैं, आप चाहे जितने स्थान और नए बना दें वोकेशनल एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए, और उनको बढ़ाना है, इसमें कोई दो राय नहीं, मैं मिताली से सहमत हूं, मगर आपको ये जो टेस्ट है, नेशनल टेस्ट है, स्टेट लेवल पे टेस्ट है, अरे भाई मैं आपको एक आंकड़ा अभी बताता हूं। मैं देख रहा था पिछले 8 सालों में 70 बार पेपर लीक हुए हैं यूपी में इस तरीके के इम्तिहानों के लिए। बिहार में आप सुन चुकी हैं कि कांस्टेबल्स की 4.5
45 लाख अभ्यर्थी थे। अब वो बेचारे, उनका पेपर लीक हो गया। अब आप सोचिए कि मतलब ये स्थिति कितनी गंभीर है। आप सिर्फ इससे अपनी स्थिति को सुधार नहीं पाएंगे कि आपने निजी क्षेत्र में रोजगार बढ़ा दिया या निजी क्षेत्र में आपने और कौशल विकास के स्थान बढ़ा दिए, उसकी जरूरत है, मैं उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं, मगर जो हो रहा है उसको तो ठीक करना ही करना पर भाई, ये तो करप्शन है, मैसिव डीप लेवल माफिया ऑपरेट कर रहा है और ये करप्शन ऊपर तक जाता है। निधि, हमको इस बात को मानने से कतराना नहीं चाहिए, सरकार को नहीं कतराना चाहिए। अब सरकार के लोग ही ऊपर तक अगर इसमें मिली भगत है उनकी, तो मैं समझ सकता हूं कि वो क्यों इस बात को मानने से कतराएंगे। मगर आज नहीं तो कल देखिए व्यापम के संग क्या हुआ, 10 साल से वो मामला चल रहा मध्य प्रदेश। अब वो उसमें कुछ एक्शन हुआ क्या उसमें? अब 50 मैंने नंबर सुना है, 50 से ऊपर लोगों को मारा गया है, क्योंकि वरना भंडा फोड़ हो जाता। पत्रकारों की जान भी गई थी उसमें। सर, मैं अगर वो मध्य प्रदेश तक ही सीमित रहा, लेकिन ये तो अगर पूरे देश भर से आ रहा है, हाँ, आपको लगता है इसका कुछ असर होगा या ये भी हम भूल जाएंगे? मुझे लगता है कि हमारे देश के अब युवा भूलने वाले नहीं। हमारे देश के युवा अपना वोट से अपना विचार व्यक्त कर चुके हैं सिर्फ 1 महीना पहले, और अब उन्होंने साबित कर दिया, क्योंकि वो सड़क पे उतर आए, और पहले सड़क पे उतर आते रहते थे मगर सुनवाई नहीं होती थी। अब हम उम्मीद सिर्फ ये कर सकते हैं कि जो सरकारें हैं उनको भय समा गया है, दिल में भय बैठ गया है कि अरे ये तो ऑपोजिशन ले जाएगा, ये तो बच्चे सारे इंडिया अलायंस के हो जाएंगे, हमको ये बचाना। ये संभावना सिर्फ है, केवल संभावना उठती है मेरे दिमाग में। इसमें कितनी पुख्ता बात है, ये तो कहना बड़ा मुश्किल। बच्चे हमारे देश का भविष्य है। मिताली, आप कह रहे हैं कि आप कोऑर्डिनेशन में काम करती हैं सरकार से। ये जो पेपर लीक इतनी बड़ी समस्या है, पूरा अब जब इतने सालों से आ रही है और इतने सारे पेपर्स लीक हो रहे हैं, उस पे किस तरह से ठोस कदम कुछ उठाते हुए हो रहे हैं? तो इस मामले पे मैं नहीं काम करती हूँ सरकार के साथ, बट ऑफ कोर्स हमारा ओपिनियन तो है ही, और आई थिंक जितने भी लोगों से मैंने बात करी है सब ही इस बात से काफी शॉक्ड है, और डेफिनेटली एक राय बन रही है कि इसके ऊपर रेगुलेटरी एक्शन की बहुत जरूरत है, इसके ऊपर तो पुलिस एक्शन की बहुत जरूरत है। और मैं संतोष सर के साथ पूरी तरह से अग्री करती हूँ कि जो हम लोग परीक्षाएं चला रहे हैं वो तो एकदम क्लीन तरीके से, साफ तरीके से ही चलनी चाहिए, उसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती, और सब लोग इस बात से अग्री करेंगे ही। लेकिन आगे जाते हुए हम लोग सिर्फ ऐसी इकोनॉमी भी नहीं बना सकते अपनी कंट्री में जहां सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, मतलब हमारे को ऑलमोस्ट 100 साल होने वाले हैं सिंस इंडिपेंडेंस, 75 इयर्स तो हो ही चुके हैं, बट किसी भी डेवलप्ड इकोनॉमी को अगर हम देखें तो ऐसा नहीं है कि वहां पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट नंबर 1 चॉइस है। इनफैक्ट लोग प्राइवेट सेक्टर में ही काम करना प्रेफर करते हैं। तो आज ये बहुत जरूरी है कि हमारा प्राइवेट सेक्टर और एक बुलंद तरीके से आगे आए और ये बताए कि क्यों वो अपने स्तर पे जॉब क्रिएशन में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जहां पे और ज्यादा जॉब क्रिएशन हो सकता है, और बिकॉज ऑफ स्किल ट्रेनिंग इश्यूज, बिकॉज ऑफ मतलब बहुत सारे इश्यूज की वजह से वो खुद भी स्ट्रगल कर रहे हैं कि नहीं हमें लोग नहीं मिलते, हम तो और लोग हायर करना चाहते हैं लेकिन हमें लोग नहीं मिल रहे। तो हमें अब एक अप्रोच कि अगर वो लोग कहते हैं हमें लोग नहीं मिल रहे लेकिन हमारे युवाओं के पास तो रोजगार नहीं है। सरकार भी बार बार कहती है कि आप सरकारी जॉब्स पे निर्भर नहीं रहिए। ऐसा है भी नहीं कि छात्र तो एक्सप्लोर करने में लगे रहते हैं, लेकिन जिनका विश्वास है डॉक्टर्स तो हमें चाहिए होंगे, इंजीनियर्स भी हमें चाहिए होंगे, वो भी अच्छे जो क्रेडिटेड मेरिट वाले हमें चाहिए होंगे। उसके लिए ये परीक्षाएं होती हैं, तभी हमारे साथ क्रीम निकल कर आती है, हम देखते हैं। तो उसमें एक भरोसा बने, ये अपने आप में बहुत ज़रूरी है।
छात्रों को हम उनका भरोसा जीत पाए कि हाँ, हम आप इम्तिहान के लिए परिश्रम कर रहे हैं तो हम आपको एक मजबूत परीक्षा का एक ढांचा दे रहे हैं जिसमें आप परीक्षा दिए। कंक्लूडिंग रिमार्क सर, अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो। मैं देख रही हूँ आप कुछ पढ़ रहे हैं जी। मेरे पास इसी बीच में एक के बाद एक राज्य के आंकड़े आते चले जा रहे हैं। 2015 से 2023 राजस्थान में 14 पेपर लीक, वेस्ट बंगाल में पिछले 7 साल में 10 पेपर लीक। देखिए, मैं जी 10 बात की एक बात दोहराऊंगा जो मैं पहले कह चुका। सरकार अपनी जिम्मेदारी को निभाए तो ये स्थिति को पकड़ा जा सकता है, इस पे अंकुश लगाया जा सकता है। तथ्य हैं जी, तथ्य जो है वो सामने आए और जो हमारे बच्चे हैं उनका जो भविष्य है वो मजबूती से वो उनका भरोसा बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। दिल्ली शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की जमानत पर 24 घंटे के अंदर ही रोक लगाई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगाई है। ईडी की अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला फिलहाल सुरक्षित रखा है और अब 2 से 3 दिन में सुनवाई होगी। इससे पहले कल दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1 लाख रुपए के मुचलके पर अंतरिम जमानत दे दी थी। और इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष भार्गव। जी देखिए, ईडी तुरंत आज सुबह पहुंची और वहां पर मांग की कि इस पर रोक लगाई जाए, जो जमानत का फैसला उस पर तुरंत रोक लगाई जाए। तो सुबह ही हाई कोर्ट ने बोल दिया था कि बाद में हम सुनवाई करेंगे, लेकिन फिलहाल जब तक हाई कोर्ट विस्तृत सुनवाई ना करे तब तक ट्रायल कोर्ट के जमानत के आदेश को प्रभावी ना किया जाए। इसी के साथ से एक तरीके से स्टे वहाँ पर लग गया था। जस्टिस सुधीर जैन की जो बेंच है उसमें करीब 1:15 बजे इसकी सुनवाई शुरू हुई। ईडी ने साफ तौर पर पूरी तरह जो है वो विकृत इस फैसले को बताया और कहा कि फैसला पूरी तरह गलत है, जमानत का देने का फैसला। और जो राउज एवेन्यू कोर्ट है वो एक तरह से मेरिट पे चली गई। हाई कोर्ट के जो फैसले हैं उनसे भी इतर उनसे विपरीत फैसले में लिख दिया है कि ये दुर्भावनापूर्ण है, गिरफ्तारी दुर्भावनापूर्ण है, ये तमाम चीज़ें लिखी। जबकि हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया था जब उन्होंने कहा था कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है। और हाई कोर्ट ने ये भी कहा था कि गिरफ्तारी जो है न केवल कानूनी है बल्कि कोई दुर्भावनापूर्ण काम ईडी ने नहीं किया है। उन्होंने ये भी कहा कि बिना तथ्यों में जाए हुए, बिना दस्तावेज देखे हुए जो राउज एवेन्यू कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट है, उसने ये फैसला दिया है। तारीख तक गलत लिखी है कि ECR कब हुई थी, अगस्त लिखा है, अगस्त लिखा है, अगस्त 2022, जबकि जुलाई में ये ECIR दाखिल हुई थी। दस्तावेज देखने से इनकार कर दिया, ईडी को दलीलें देने का मौका नहीं मिला। PMLA की धारा 45 कहती है कि जो सरकारी वो जो वकील है उसको पूरा मौका दिया जाना चाहिए जमानत का विरोध करने का, वो मौका नहीं दिया गया। धारा ये भी कहती है ट्विन टेस्ट आरोपी को देना होगा। पहला ये उसे अदालत को संतुष्ट करना होगा कि वो किसी भी तरह से मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अपराधी दोषी नहीं है, और दूसरा ये भविष्य में भी उसकी संभावना नहीं है। वो ट्विन टेस्ट को भी पूरा नहीं किया और सीधे सीधे जमानत दे दी, इसलिए इस पर तुरंत रोक लगाई जाए। हालांकि केजरीवाल की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी और विक्रम चौधरी ने दलीलें दी कि ये ईडी पता नहीं क्यों इस तरीके से कर रहा है, पूरी तरह आदेश ठीक है, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनके फरार होने की कोई गुंजाइश नहीं है, इस तरीके से वैकेशन में हाई कोर्ट नहीं आना चाहिए था। लेकिन उन तमाम दलीलों को अभी फिलहाल के लिए जो रोक है वो हाई कोर्ट ने लगा दी है 2-3 दिन के लिए, यानी सोमवार से पहले वो जेल से बाहर नहीं आएंगे। बड़ी उम्मीद उनको होगी, आम आदमी पार्टी को होगी, कल 8 बजे जब ट्रायल कोर्ट का ये फैसला आया था कि आज दोपहर तक या शाम तक वो जेल से बाहर आ जाएंगे, लेकिन मामले में एक ट्विस्ट आ गया है, हाई कोर्ट बीच में आ गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने फिलहाल अंतरिम रोक लगा दी है जमानत के फैसले पर, यानी वो बाहर नहीं आएंगे। हाई कोर्ट ईडी की अर्जी पर 2-3 दिन के बाद फैसला सुनाएगा। सऊदी अरब के मक्का में हज यात्रा पर गए 98 भारतीयों की मौत हो गई है। भीषण गर्मी के चलते इस बार सऊदी अरब के मक्का में 1000 से अधिक हज यात्रियों की मौत हो गई। मक्का एक ऐसा क्षेत्र है जहां न सिर्फ गर्मियों के महीने, ठंड के समय भी गर्मी का कहर देखने को मिलता है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक भारतीयों की मौत सामान्य वजहों,
पुरानी बीमारियों और वृद्धावस्था के कारण हुई। कादम्बिनी शर्मा फ्रॉम सर, हमारा सवाल यही है कि एग्जैक्ट नंबर जो हज में भारतीय मारे गए उनका क्या है और किस प्रकार से वहाँ पर यहाँ पर उनके परिवारों को असिस्ट किया जा रहा है, अगर एमईए की तरफ से या सरकार की तरफ से। Each year we have a large number of Indians visiting Hajj for pilgrimage. This year we have 175,000 Indians who've already visited Hajj. The core Hajj period is from 9th May to 22nd of July, and so far we've lost 98 of our citizens. These deaths have happened on account of natural illness, natural causes, chronic illness, as also old age. On the day of Arafat, 6 Indians died, and 4 Indians have died on account of accidents. I would also like to tell you that last year the figure of Indians who died in Hajj was 187. To answer कदम्बनी आपका सवाल कि हम लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ जो हमारा हज मिशन जद्दा में है वो बड़े पैमाने पे काम करता है। वहाँ पर मेडिकल मिशन है, हॉस्पिटल हैं, एम्बुलेंसेज हैं और जो सारी व्यवस्था है हमारे लोगों को देखरेख के लिए है। और जो भी वहाँ पर कुछ इस प्रकार का हादसा होता है, हम तुरंत उनके परिवारजनों से, लोगों से मिलते हैं और जो भी कार्रवाई की जा सकती है वो काम हम लोग करते हैं। और इसी के साथ देश की बात में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।